नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए भूमि पूजन के राजनीतिक अखाड़े में सबके अपने अपने दांव। मुहूर्त को लेकर विवाद, क्या हिंदू परंपरा को नहीं मानता हिंदुत्व? अनुच्छेद 370 हटाने की बरसी से पहले कश्मीर रहेगा लॉक। संक्रमण के मामलों के अलावा मौतों में भी नंबर 1 भारत। सीबीआई जांच की सिफारिश करके क्या चाहते हैं नीतीश? खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें तमाम तरह की खामियां देखते हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि कल अयोध्या में घटित होने वाली घटना के बारे में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में कल यानी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। वैसे पूजन कार्यक्रम सोमवार से शुरू हो चुका है। 21 वैदिक आचार्यों ने सोमवार सुबह 9 बजे यजमान महेश भारत चक्रा को संकल्प जताते हुए पूजन किया। इसी बीच मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। बाबा रामदेव, स्वामी अवधेशानंद, चिदानंद मुनि, सुधीर दहिया, राजू स्वामी एक हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता दिखाई गई है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर चंद लोग ही मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन राव भागवत, ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर देखे जा सकेंगे। आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं की अनदेखी हुई है, ये साफ हो गया है, और उमा भारती भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। वहीं अभी तक खामोश कांग्रेस की ओर से राम भक्ति पर जोर दिया जाने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो हनुमान चालीसा का पाठ ही करा दिया है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ट्वीट करके भूमि पूजन को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राम को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और हर कोई अपनी हिस्सेदारी और मालिकाना हक साबित करने में लगा है। तो राम को लेकर राजनीति तेज अभी नहीं हुई है, बल्कि 3-4 दशकों से लगातार राजनीति चल रही है। एक राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी मंदिर निर्माण को लेकर, वो अपना रास्ता सफल पूरा करते हुए अब कल 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के सिलसिले के साथ आगे बढ़ेगी। और राम मंदिर की राजनीति बीजेपी ने बहुत अच्छे से चलाई और इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। वो कई राज्यों में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, बहुमत के साथ सत्ता में है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कहीं उसके पास 2 सीटें हुआ करती थी संसद में, और आज आप जानते हैं कि उसका नंबर कहां तक पहुंच गया है। तो बीजेपी की एक राजनीति मंदिर की थी, वो अभी भी उसको आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने भी आज इस राजनीति में अपना हिस्सा मांगना चाहा है, और जाहिर है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति कांग्रेस करती रही है, नरम हिंदुत्व वाली, वो आज फिर दिखाई दी जब कमलनाथ ने हनुमान चालीसा करवाया और प्रियंका गांधी ने राम नाम के गुण गाए। तो ये साफ है कि एक मजबूरी भी है राम और एक ज़रूरत भी है राम। पूरी राजनीति के मजबूरी बना दिया है बीजेपी ने दूसरे दलों के लिए कि वो राम के नाम को जपें। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस देश की 80% आबादी हिंदू हो, वहाँ पर आप राम को नकार कर राम से जुड़े कार्यक्रमों को की अनदेखी करके या उनकी आलोचना करके शायद राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस राजनीति का जो
आक्रामक राजनीति थी बीजेपी की, उसके सामने एक तरह का ये समर्पण भी कहा जा सकता है कांग्रेस का। इसके और भी आयाम हैं। आप देखिए कि सभी दल इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, केवल बीजेपी ही शामिल है, बीजेपी के ही नेता शामिल हैं। और एक आपत्तिजनक स्थिति ये भी है, एक बात ये भी है कि इसमें आरएसएस प्रमुख मंच पर आसीन होंगे, जिनकी किसी भी तरह से कहना चाहिए कि इस मंदिर निर्माण में ट्रस्ट के और इस तरह के आयोजन में इस तरह की भागीदारी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ना तो किसी साधु संत हैं, ना ही किसी धार्मिक संगठन के कोई नेता हैं, ना ही सरकार के कहीं हिस्से हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे राजनीतिक दल खामोश भी हैं। जो दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं बहन मायावती, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। जो पिछड़े की राजनीति करते हैं, उन पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आदिवासियों की पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को छोड़ दें तो दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान अभी तक सुनने में नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो भारतीय राजनीति विभाजित हुई है इस पूरे राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से, उसका विभाजन हमें भले ही पूरी तरह से इस घटना में न दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर है और वो रहेगा, क्योंकि इस पूरी राजनीति का एक फ़ायदा केवल और बीजेपी उठा रही है और निश्चित रूप से ये बाकी दलों को रास नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट भी नहीं करता है। तो जाहिर है कि इस पूरे भूमि पूजन के अखाड़े में सबके अपने अपने दांव हैं, सब अपने अपने ढंग से अपनी चालें चल रहे हैं। और अभी जो चाल सबसे ज़्यादा भारी पड़ रही है वो बीजेपी की पड़ रही है। लेकिन ये भी एक बीजेपी के अंदर का भी माहौल हमें देखना चाहिए, जहाँ पर एक गुट बीजेपी का इस पूरे आयोजन में हावी है और बाकी सबको किनारे कर दिया गया है। तो ये भी बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एकजुटता हो, सब लोग एक साथ हों। जिस तरह से आडवाणी, जोशी को बाहर किया गया है इस कार्यक्रम से, और उमा भारती ने भी अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए जता दिया है कि वो इस सबसे सहमत नहीं है। तो ये बताता है कि बीजेपी का नेतृत्व भी कितना सिकुड़ गया है, कितना अनुदार हो गया है और वो कुछ व्यक्तियों तक ही संकुचित हो गया है। तो इस पूरे भूमि पूजन के आयोजन में आपको भारत की राजनीति के भी दर्शन होते हैं। उसमें विभिन्न राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त पर विपक्षी नेताओं के अलावा संतों ने भी सवाल उठाए हैं, जिसकी किसी को आशंका नहीं थी। कुछ दिन पहले द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 5 अगस्त के दिन को भवन या मंदिर निर्माण के आरंभ का कोई मुहूर्त न होने का दावा किया था। शंकराचार्य ने कहा था कि देव शयन के साथ ही उस दिन भाद्रपद या भादों मास रहेगा, ऐसे में भूमि या भवन पूजन नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य ने चिताया है कि बिना मुहूर्त के रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन देश को बड़ी समस्या में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि उस दिन सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही भाद्रपक्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। उन्होंने कहा कि विष्णु धर्म शास्त्र में स्पष्ट किया गया है कि भाद्रपद मास में किया गया शुभारंभ विनाश का कारण होता है। बता दें, इस बात पर गौर इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा से किया जाना उचित माना जाता है हिंदू धर्म में। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि वर्तमान का हिंदुत्व हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानता है और वो बस अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से ही कार्यक्रम आयोजित करता है। बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में कराया गया अर्ध कुंभ भी काफ़ी सफल तरीके से संपन्न हुआ था। राजनीतिक रूप से इसको काफ़ी वाहवाही भी मिली थी। हालांकि धर्म गुरुओं ने इस अर्ध कुंभ के शुभ मुहूर्त को लेकर भी सवाल उठाए थे। कुल मिलाकर अब हिंदुत्व हिंदू परंपरा को बदलने में गुरेज नहीं कर रहा है। मामला ये है कि आप मुहूर्त वगैरह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो वो धार्मिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही होता है। हम
ये जो प्रगतिशील लोग हैं, जो मानते हैं वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाना चाहिए, एक वैज्ञानिक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए और उसमें अंधविश्वासों को कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, तो जाहिर है कि हम इन मुहूर्तों की बात नहीं करेंगे, हम उन शुभ अशुभ कारणों और लक्षणों की बात नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है कि वो साधु संत जो इन सबको सामने रखकर ही अपने कार्यक्रम करते हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं और वो प्रश्न उठा रहे हैं और वो प्रश्न टकरा रहे हैं हिंदुत्व की नई परंपरा से। जो हिंदुत्व एक राजनीतिक अवधारणा है, वो हिंदू धर्म से अलग है। वो हिंदू धर्म का राजनीति के इस्तेमाल का प्रयोजन है, ना कि धर्म है। तो हिंदुत्व की राजनीति हिंदू धर्म को बदलने, उसकी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने, दोहन करने का नाम है। उसे इससे परवाह नहीं कि हिंदू धर्म के तत्व क्या हैं, हिंदू धर्म किन मान्यताओं पर आधारित है। उन हिंदू धर्म में शांति, भाईचारा, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग, इसको कितना महत्व दिया गया है, वो इसको नहीं मानता। उसका वो महत्व देता है कि कैसे हम हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और उसके ज़रिए सत्ता हासिल करेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे और अपना वर्चस्व कायम करेंगे और उस वर्चस्व के द्वारा दूसरे धर्मों के लोगों को अपने से कमतर बताएंगे। तो ये एक राजनीति है हिंदुत्व की। हिंदू धर्म अलग है, इन दोनों को अलग करके देखना चाहिए। जो हिंदुत्व कर रहा है वो हिंदू धर्म नहीं है, जो हिंदू धर्म चाहता है वो हिंदुत्व नहीं कर रहा है। और इस पूरी घटना में भी हम ये सब देख सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की हटाने की पहली बरसी से 2 दिन पहले ही कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर ज़िला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसी सूचना है कि अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित समूह 5 अगस्त के दिन को काला दिन के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। आदेश में कहा है कि ऐसे वक्त में प्रदर्शनों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के इनपुट हैं कि हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं जिससे जान माल को खतरा पैदा हो सकता है। वहीं कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के 1 साल होने पर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जो वादे करके अनुच्छेद 370 हटाया गया था वो कहाँ गए। अनुच्छेद 370 को जब हटाने की बात होती थी तब हमेशा इसको आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया जाता था और ये दावा किया जाता था कि इसके हटते ही आतंकवाद का नामो निशान कश्मीर से मिट जाएगा। इसके अलावा कहा जाता था कि कश्मीर का विकास अनुच्छेद 370 की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए। हालांकि ये बोलते वक्त ये किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की या उसे छुपा दिया गया, क्योंकि धारा 370 को हटाना था कि कश्मीर में देश के कई बड़े राज्यों से अधिक विकास कार्य होता रहा है। बता दें कि योजना आयोग के अनुसार वर्ष 2011 से 2012 में भारत का गरीबी के आंकड़ों वाला सूचकांक 21.9% था, जबकि जम्मू कश्मीर में ये 10.35% थे। यानी इस मामले में भी राष्ट्रीय स्तर से राज्य की काफ़ी बेहतर स्थिति है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर जैसे राज्यों में तो 36% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। CMII के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 जुलाई में बेरोजगारी का आंकड़ा 17.4% था, जबकि त्रिपुरा, हिमाचल और हरियाणा में ये दर 19% से ज़्यादा है। साक्षरता की बात करें तो भारत में साक्षरता दर 72.99% है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये 67.16% है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी साक्षरता दर भले ही कम दिखती हो, लेकिन कई राज्यों से इसकी बेहतर स्थिति है। राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जम्मू कश्मीर की तुलना में साक्षरता दर कम है। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के मामले में भी जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट दूसरे कई राज्यों से बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 या उससे अधिक साल तक स्कूल जाने वाली महिलाओं का आंकड़ा गुजरात में 33% है, जबकि ये आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 37.2% है। इस सब के बावजूद कश्मीर के बारे में ये भ्रम फैलाया जाता रहा कि अनुच्छेद 370 विकास रोक रहा है। इन सभी के सहारे गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद को हटा दिया था
और आश्चर्य की बात यह रही कि इस दौरान कश्मीर के नेताओं को छोड़कर और किसी ने भी विरोध नहीं जताया। और अब जब 1 साल पूरे होने पर कश्मीर की ओर देखते हैं तो इसमें कुछ भी सुधार मालूम नहीं होता। शिक्षा और विकास की बात करें तो वो ठप रही है और भावनात्मक रूप से कश्मीरी हमसे और भी दूर हो गए हैं, जो लोकतांत्रिक और एक भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो कश्मीर का 1 साल बहुत ही दुखदाई रहा है, कश्मीरियों के लिए तो रहा ही है, उनके लिए भी रहा है जो लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, जो मानते हैं कि समानता और जो मूल अधिकार हैं जो हिंदुस्तान के नागरिकों के, उसमें कोई हस्तक्षेप, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन कश्मीरियों को लगभग कैद की स्थिति में 7-8 महीने तक रखा गया। अभी भी पूरी आज़ादियाँ उनको नहीं मिली हैं और मीडिया पर तमाम तरह की पाबंदियाँ वहाँ आयद हैं। तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। और अब चूंकि 5 अगस्त को 1 साल पूरे हो रहे हैं तो सरकार को डर है, 1 साल हटाने के बाद भी सरकार डरी हुई है कि वहाँ प्रदर्शन हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि धारा 370 ने क्या किया। धारा 370 ने देश का नुकसान ही नुकसान किया, चीन को भी नाराज़ किया। और उसने लद्दाख में एक वजह ये भी बताई जाती कि उसने लद्दाख में घुसपैठ इसलिए भी की क्योंकि हम कश्मीर में हमने ये सारे परिवर्तन हमारी सरकार ने ज़बरन किए हैं। तो कश्मीरियों को विश्वास में नहीं लिया गया, उनके विश्वास को भंग किया गया। कश्मीर के तमाम वो नेता जो कभी अलगाव की बात नहीं करते थे उनको भी जेल में ठूस दिया गया। तो ये एक पूरा कहना चाहिए कि काला साल था कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लिए। और जो भी स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, भाईचारे में विश्वास करते हैं उनके लिए भी ये एक काला साल था। और अभी ये काला साल ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे एक निवेदन कर दूं कि कृपया अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए चलें। हम चाहते हैं कि हमें आपके ख्यालों का भी पता चले ताकि हम अगर कार्यक्रम में किसी तरह से बदलाव कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सुधार सकते हैं, तो उसमें ये मददगार साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब हर रोज़ सबसे ज़्यादा केस भी आने लगे हैं। मंगलवार को लगातार दूसरा दिन है जब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा मामले आए हैं। उस अमेरिका और ब्राज़ील से भी ज़्यादा, जहां अब तक भारत से ज़्यादा संक्रमण के मामले आते रहे हैं। हर रोज़ कोरोना मरीजों की मौत के मामले में भी भारत पहले स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह ही जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में 52,050 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि अमेरिका और ब्राज़ील में ये संख्या कम है। वर्ल्ड मीटर इन्फो के अनुसार अमेरिका में 24 घंटे में करीब 48,000 और ब्राज़ील में करीब 18,000 नए मामले आए। एक दिन पहले भारत में करीब 53,000 नए केस आए थे, जबकि अमेरिका में करीब 49,000 और ब्राज़ील में करीब 24,000 दर्ज किए गए थे। बता दें कि कुल संक्रमण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में अब तक 18,55,746 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और 38,938 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा कोरोना से हर रोज़ मौत के मामले में भी भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के साथ भारत में 24 घंटों में 803 लोगों की मौत हुई, जबकि इसी दौरान अमेरिका और ब्राज़ील में इससे कम मौत हुई। वर्ल्ड मीटर इन्फो के अनुसार अमेरिका में 568 और ब्राज़ील में 572 लोगों की मौतें हुई। इससे एक दिन पहले भी भारत में अमेरिका और ब्राज़ील से ज़्यादा मौतें हुई थी। भारत में जहां 758 मौतें हुई थी, वहीं अमेरिका में 467 और ब्राज़ील में 514 मौतें हुई हैं। तो ये देखें कि भारत लगातार संक्रमण के मामले भी, मौतों के मामले में भी आगे बढ़ता जा रहा है। वो देश जहाँ ज़्यादा संक्रमण था अब वो धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं या हमारी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये जो सरकार के दावे लगातार आते रहते हैं कि हम बेहतर स्थिति में दूसरों के मुकाबले, वो अब झूठे साबित होते जा रहे हैं। लगातार शुरू से इस तरह के गलत दावे किए जाते रहे हैं सरकार की तरफ से और एक एक करके वो सारे दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। ये
ध्यान देने की बात है कि उन राज्यों में ख़ास तौर पर जहां पर इस तरह के दावे शुरू में किए गए कि हमने कंट्रोल किया है, मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार में, वहां और स्थितियां ख़राब हो रही हैं। वहां पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। वहां की सरकारों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। केंद्र सरकार में वो चिंता नहीं दिख रही है, बहुत सारी राज्य सरकारों में भी वो चिंता नहीं दिख रही है। उस तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, उस तरह के खर्च नहीं किए जा रहे हैं जिसके बूते इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरफ तो ये हालत है, दूसरी तरफ ये समाचार भी आ रहे हैं कि जो मज़दूर तमाम देश भर से अपने अपने गांव घर गए थे, वहाँ उनकी स्थिति और भी कमज़ोर होती जा रही है। वो और परेशानियों में घिरते जा रहे हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है और सरकार की तरफ से बहुत मदद भी नहीं मिल रही। तो दोनों फ्रंट पर कोरोना की वजह से बहुत ही बुरी स्थिति बन रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम आपको लगातार ये चीज़ें बताते भी रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसे लेकर विवाद और बढ़ सकता है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से मना कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज़ चैनल आज तक से बातचीत में कहा, बिहार के डीजीपी से बातचीत में सुशांत के पिता के सिंह ने सीबीआई जांच कराने की बात कही है। इसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला लिया गया है। नीतीश ने कहा, हम इस बात को शुरू से कह रहे थे कि लेकिन हम तभी सिफारिश कर सकते थे जब सुशांत के पिता की ओर से इस बारे में सहमति मिल जाती। सुशांत की आत्महत्या को 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस को कोई ठोस सफलता हासिल नहीं हुई है। इसीलिए इसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इससे पहले बिहार और महाराष्ट्र के बीच इस मामले में लड़ाई तब सड़क पर आ गई थी जब जांच करने बिहार से मुंबई पहुंचे आईपीएस अफसर विनय तिवारी को रविवार को क्वारंटीन कर दिया गया था। तिवारी को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर नाराज हुए थे। विवाद बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पत्रकारों से कहा था, बिहार पुलिस को इस मामले में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं। हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन शिकायतकर्ता यानी सुशांत के पिता अब तक हमारे पास नहीं आए हैं। कमिश्नर ने कहा, किसी भी अफसर को क्वारंटीन करने में मुंबई पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, ये बीएमसी ने किया है। तो दोस्तों, ये देखने की बात है कि बिहार में चुनाव हैं और बिहार की जो सत्तारूढ़ दल है और नीतीश कुमार हैं, वो सुशांत की इस मौत को, रहस्यमयी मौत को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दूसरे राज्य में अगर अपराध हुआ है तो उस राज्य की जो सरकार है, उस राज्य की जो पुलिस है, उस राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं, वो करती हैं, क्योंकि राज्य कानून और व्यवस्था एक राज्य का मसला है। यहाँ एक दूसरा राज्य हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, अपना एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी जबरन वहाँ पर भेज रहा है और जांच में दखल देने की वो कोशिश कर रहा है। इसी तरह से सीबीआई जांच की मांग भी नीतीश कुमार की राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो सुशांत सिंह चूँकि एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, राजपूत कम्युनिटी के, उनके फादर भी चूँकि उस बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किन वजहों से ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन साफ है कि इस मामले को एक राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। और चूंकि महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, विपक्षी दलों की सरकार है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत भी पेश नहीं आ रही। अगर ये मामला किसी बीजेपी शासित राज्य में हो रहा होता तब शायद ये सब नाटक ना करते नीतीश कुमार और उनकी सरकार। तो स्पष्ट रूप से एक राजनीति का खेल है और जिसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी निश्चित रूप से है, क्योंकि आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ने ये सिफारिश की है और केंद्र सरकार इसको स्वीकार भी कर लेगी, क्योंकि बिहार के मतदाताओं को लुभाना है, बिहार के मतदाताओं को खुश करना है। नवंबर में चुनाव है, चुनाव में इसको भुनाना है। तो ये पूरा मामला कुल मिलाकर राजनीतिक दांव पेच का है, राजनीतिक चालबाजियों का है, पैंतरेबाजियों का है। इसका सुशांत की मौत की बेहतर जांच से कोई भी संबंध नहीं है। हम सब जानते हैं कि मुंबई की पुलिस बिहार की पुलिस से कई गुना बेहतर है, कई गुना कुशल है और वो बेहतर ढंग से काम कर सकती है, बेहतर ढंग से जांच कर सकती है। बिहार की पुलिस मुंबई जाकर क्या जांच करेगी, ये बड़ा हास्यास्पद सा मसला है, इसे समझने की ज़रूरत है। ये
ज़बरन किसी दूसरे राज्य के कामकाज में दखल देने जैसा अगर ये परंपरा पड़ गई तो हर राज्य दूसरे राज्य के अपराधों में इस तरह से हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा और ये कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। किसी दूसरे राज्य की जो अपनी एक ऑटोनॉमी होती है उसमें दखल देना। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।